Chapter 3rd, Classification of Element and Periodicity in Properties. तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणों में आवर्तिता. Today we learn ionization enthalpy. It is one kind of property. What is ionization enthalpy? The energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom in ground state is called ionization enthalpy. यानी कि when we remove an electron from isolated gaseous atom, the energy required is known as ionization enthalpy. किसी भी विलगित गैसीय परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम आयनन एंथैल्पी कहते हैं, यानी कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं. तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी फॉर एन एलिमेंट X, किसी भी X एलिमेंट को हम लेते हैं और उसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन को मुक्त करते हैं, तो वो क्या बनाएगा X प्लस एन इलेक्ट्रॉन इज रिलीज्ड. तो रिक्वायर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज डेल्टा I H. I का मतलब क्या हुआ, आयोनाइजेशन एंथैल्पी. तो ये भी हमारा गैसियस स्टेट में है, ये भी गैसियस स्टेट है. तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज अ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी. तो किसी भी परमाणु में से हम पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसके लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रथम आयनन एंथैल्पी. इसी तरह से आप ये जो एलिमेंट हमको मिला है इसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन और निकालते हैं तो ये भी गैसियस है. तो अब ये क्या हो जाएगा X+2 और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया हमारा. तो इसके लिए जो रिक्वायर्ड हमारी एंथैल्पी है वो क्या कहलाएगी, डेल्टा IH2. ये क्या थी, डेल्टा IH1. तो इस तरह से थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, तो X+2 gaseous gives delta IH3 and +3 प्लस इलेक्ट्रॉन. तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी. किसी भी गैसियस स्टेट में आपने एटम लिया है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन आप रिलीज करते हैं तो वो क्या बन जाता है X प्लस आयन. अब इस X प्लस आयन में से फिर आप एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो वो X+2 आयन बनता है और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है. इसी तरह से सेम वे इन X+2 ion one electron is released, it forms X+3 ion and required energy delta IH1, delta IH2, delta IH3 are known as first ionization enthalpy, second ionization enthalpy and this one is third ionization enthalpy. तो इसे हम प्रथम आयनन एंथैल्पी, द्वितीय आयनन एंथैल्पी और तृतीय आयनन एंथैल्पी कहते हैं. तो इनकी जो वैल्यूज होती है उसके बारे में हम क्या कहेंगे, तो वैल्यूज ऑफ फर्स्ट आयनन एंथैल्पी इज लेस देन डेल्टा IH2 इज लेस देन डेल्टा IH3. इट्स मीनिंग इज the delta IH3 is always greater than delta IH1. यानी कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी से हमेशा थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा होती है. सो द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज लेस देन थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी. यूनिट ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज किलोजूल पर मोल. यानी कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी का जो यूनिट इकाई है वो क्या होती है, किलोजूल पर मोल. आयोनाइजेशन एंथैल्पीज आर ऑलवेज पॉजिटिव. तो ये जो आयोनाइजेशन एंथैल्पीज की वैल्यूज होती है वो हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती है. ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है. The second ionization enthalpy will be higher than the first ionization enthalpy because it is more difficult to remove an electron from a positively charged ion than from a neutral atom.
तो इसका मतलब है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी से हमेशा सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यूज ग्रेटर क्यों होती है, ज़्यादा क्यों होती है? तो इसकी वजह है कि किसी भी न्यूट्रल एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना इजी गोइंग होता है, तो आप उसको इजीली निकाल करके आयन में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन किसी भी आयन में से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होता है। इसलिए सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यूज ज़्यादा होती हैं। चलिए, फ्रॉम अ it is more difficult to remove an electron from a positively charged ion than from a neutral atom। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई है कि न्यूट्रल एटम से पॉजिटिव चार्ज वाले किसी भी आयन में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट होता है। In the same way, the third ionization enthalpy will be higher than the second as on। तो इसी तरह से सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी से थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑलवेज ग्रेटर होती है। चलिए, अब इसमें एक ग्राफ डिस्कस करना चाहती हूँ मैं आपसे। तो इस ग्राफ को हम देखते हैं। तो इस ग्राफ में देखिए आप, ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन द आयोनाइजेशन एंथैल्पी वर्सेस एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे आप देखिए एटॉमिक नंबर अप टू 60 तक के हम लेकर के देखते हैं, और ये क्या है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, तो ये सभी क्या है, अल्कली मेटल्स हैं। तो अल्कली मेटल्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NS1 टाइप का, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उस एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके उसको इजीली हम निकाल सकते हैं, जिससे कि वो स्टेबल स्टेट फॉर्म करते हैं। और यहाँ पे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये सभी क्या है, नोबल गैसेस है। नोबल गैसेस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NS2np6। तो NS2np6 होने के कारण आउटर मोस्ट ऑर्बिट आर फुलफिल्ड, एंड देन द एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन इज हायर ऑलवेज। तो एनर्जी जो आपकी लगती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, वो हमेशा बहुत ही अत्यधिक होती है, क्योंकि वो अपनी स्टेबल स्टेट को छोड़ना नहीं चाहता है। तो अल्कली मेटल्स आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज लेस देन द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नोबल गैसेस। तो ये इस ग्राफ में अपने को क्लियर हो रहा है। अब हम ट्रेंड्स की बात करें कि पीरियड्स में आगे जाते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैसी होती है, और ग्रुप में आगे जाते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है। तो इन गोइंग टू लेफ्ट टू राइट इन पीरियड्स आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस, एंड गोइंग डाउन वर्ड इन ग्रुप आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। तो ये क्यों होता है, तो इसमें किसी भी पीरियड में हम आगे बढ़ते हैं, तो जैसे कि लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। So this one is alkali metals and these are noble gases. When we going in left to right in a period, electrons are increases, and electrons are increases which are stay in a one cell. जैसे कि लिथियम एटॉमिक नंबर इज 3। तो इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे न्यूक्लियस फर्स्ट में कितने आएंगे, 2, तीसरे में ये तीसरा हो गया लिथियम। बेरिलियम में कितने इलेक्ट्रॉन, 4, तो ये फोर्थ वन यहाँ पे आएगा, फिफ्थ। तो इसी में आप इलेक्ट्रॉन 6, 7, 8, 9 और 10, तो ये सभी इलेक्ट्रॉन 10 तक के इसी में भरे जाएंगे, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम। तो यहाँ पे देखिए आप उसी शेल में इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीजेस। तो यहाँ पे कैसा होता है, उसी शेल में होता है, तो अट्रैक्शन कैसा हो जाता है इनका, फ्रॉम न्यूक्लियस इज हायर, यानी कि इलेक्ट्रॉन के प्रति न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है वो बढ़ता जाता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में बढ़ता है और बाहर आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं। द अट्रैक्शन इज इंक्रीजेस, एंड ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ दिस इंक्रीजेस द आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज हायर। तो ऐसी कंडीशन में जब अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान नहीं होता है। तो इसी तरह से हम ग्रुप में आगे बढ़े, लिथियम के बाद सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ऐसे। तो शेल में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इसको छोड़ करके हम दूसरे शेल में एक एक शेल बढ़ता जाता है।
तो शेल इंक्रीज होने के कारण क्या होता है, यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीजेस, एंड डिस्टेंस इंक्रीज होने के कारण अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस इज लोअर। तो डिस्टेंस बढ़ने से अट्रैक्शन आपका क्या हो जाता है, इसमें इलेक्ट्रॉन के प्रति कम हो जाता है, और कम होने के कारण आप इजीली इसको यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ग्रुप में आगे बढ़ने पर, अपवर्ड टू डाउनवर्ड जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम होती जाती है। सो द गोइंग डाउन इन अ ग्रुप आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज डिक्रीजेस। द आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड atomic radius are closely related properties. To understand these trends, we have to consider two facts. तो यहाँ पे आप देखिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी और एटॉमिक रेडियस दोनों एक दूसरे से संबंधित है। तो वो कौन से दो फैक्ट पे डिपेंड करते हैं? तो द अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस के प्रति इलेक्ट्रॉन का आकर्षण, एंड रिपल्सन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ईच अदर, और एक दूसरे इलेक्ट्रॉनों के बीच का रिपल्सन यानी कि प्रतिकर्षण। द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एन एटम विल बी लेस देन द एक्चुअल चार्ज ऑन द न्यूक्लियस बिकॉज ऑफ शील्डिंग और स्क्रीनिंग ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आपका इफेक्टिव चार्ज जो होता है, न्यूक्लियस का जो चार्ज लगता है किसके प्रति, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एटम में, उसके लिए वो कैसा होता है, विल बी लेस देन द एक्चुअल चार्ज। तो जो वास्तविक आकर्षण से उसको आकर्षित करना चाहिए, उसके बजाय जब बीच में कोई इस तरह के शील्डिंग आ जाती है यानी आवरण आ जाता है, तो उसके कारण जो एक्चुअल आकर्षण होना चाहिए वो आकर्षण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट the attraction from nucleus to valence electron become decreases. So the actual charge on the nucleus because of shielding or screening of the valence electron from the nucleus by the इंटरविंग कोर इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन कोर जो अंदर का जो आवरण होता है उसके कारण बाह्यतम इलेक्ट्रॉन का आकर्षण पे प्रभाव पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल 2s इलेक्ट्रॉन इन लिथियम, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था लिथियम के लिए कि न्यूक्लियस, फिर 1s के 2 इलेक्ट्रॉन एंड तीसरा इलेक्ट्रॉन किसमें, 2s में। तो 2s electron in lithium is shielded from the nucleus by the inner core of 1s electrons. तो ये जो 1s के इलेक्ट्रॉन है, ये इसके कारण ये आवरण हो गया है यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियस जिस अट्रैक्शन से इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना चाहेगा, उससे अब क्या हो जाएगा, बीच में ये शील्डिंग इफेक्ट आने के कारण अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा from the nucleus by the inner core of 1s electrons. As a result, the valence electron experience a net positive charge which is less than the actual charge of +3. तो न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन यानी +3 से जो एक्चुअल चार्ज से अट्रैक्ट करना था उससे कैसा होगा, which is less than the actual charge of +3. In general, shielding is effective when the orbitals in the inner shells are कंप्लीटली फिल्ड। तो इस पे इस तरह के आकर्षण पे किसका प्रभाव पड़ता है, जब इनर सेल कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन से फिल्ड होता है, उसके कारण इस अट्रैक्शन में प्रभाव आता है। दिस सिचुएशन अकर्स इन द केस ऑफ अल्कली मेटल्स विच हैव सिंगल आउटरमोस्ट ns इलेक्ट्रॉन प्रिसाइड्स बाय अ नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब आप देखिए कि जो अल्कली मेटल्स होती है, अल्कली मेटल्स में हम ले लें सोडियम, तो ये न्यूक्लियस, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, 1s के हो गए, ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए आपके 2s एंड 2p के। तो अब ये हो गए आपके 10 इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो इसमें एक तो ये शील्डिंग इफेक्ट आया है, शील्डिंग इफेक्ट के कारण इस इलेक्ट्रॉन के लिए जो अट्रैक्शन होना चाहिए वो अट्रैक्शन कैसा हो गया है, कम हो गया है।
तो दिस सिचुएशन अकर्स इन केस ऑफ अल्कली मेटल्स। तो आउटर मोस्ट शेल में ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये इजीली इस इलेक्ट्रॉन को निकालने देते हैं और ये कौन सी प्रॉपर्टी शो करने लगते हैं, फिर नोबल गैस वाली पोजीशन में आ जाते हैं। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरा टॉपिक हम अगले वीडियो में देखेंगे।